वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट का 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और ये पार्ट 1 है। इसी प्रकार पार्ट 2 पार्ट 3 आते जाएगा और आप लोग देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप किस नाम से ज्ञात है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं भारतवर्ष होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है वर्तों का देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के निवासी को क्या कहा जाता है। तो भारतीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राचीन ईरानी भारत को क्या कहकर पुकारते थे। तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं सिंधु होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूनानी भारत को क्या कहकर पुकारते थे। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा इंदे। अगला क्वेश्चन है कि अरब भारत को क्या कहकर पुकारते थे। बताइए, देखिए क्या दिया है, इसका आंसर हो जाएगा हिंद। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाने लगा। तो मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान शब्द किससे बना है। तो हिंदुस्तान शब्द जो है फारसी शब्द से बना है। किसके आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर। अगला प्रश्न है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को कितने भागों में बांटती है। तो 2 भागों में, उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया गया। तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेल्रियस को 1638 से 1707 एडी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी कितने स्रोतों से मिलती है। तो 4। अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम धर्मग्रंथ कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेद। आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है। तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास हैं। वेद कितने हैं। तो वेद 4 हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि चारों वेदों को क्या कहा गया है। तो चारों वेदों को संहिता कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं। तो इसका सही आंसर 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। तो 10,462 ऋचाएं हैं। अगला प्रश्न है कि ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था। तो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें जो है आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता को समर्पित मंत्र है। तो यह हो जाएगा सूर्य देवता सावित्री को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। तो सोम देवता का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है। तो खिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित क्या है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित जो है वह है पुरुष सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है। तो ये है ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वामना अवतार के 3 पदों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। इस तरह का सीरीज चलता रहेगा अब हमारे चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है। तो 250। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है। तो ये हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है। तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यजुर्वेद किसे कहा गया है। यजुर्वेद जो है अनुपालन और नियमों के संकलन को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। तो अथर्वयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यजुर्वेद में किन चीज़ों का संकलन मिलता है। तो यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का जो है संकलन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यजुर्वेद में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। देखते जाइए सिर्फ आप लोग, और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है पूरा तरह से यदि वीडियो देख लीजिएगा तो आपका लूसेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गद्य और पद्य में वर्णित वेद कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। सामवेद किस वेद पर आधारित है। तो यह जो है ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन किस वेद में है। तो सामवेद में है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा गया है? तो उद्गाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो यजुर्वेद तथा सामवेद में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अथर्ववेद की रचना किस ऋषि ने की थी? तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 731 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुल पद्य की संख्या कितनी है? तो कुल पद्यों की संख्या है 6000। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अथर्ववेद किसकी निंदा करता है? तो कन्याओं के जन्म की। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद में किसके महत्व का विवरण मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? तो पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 53 है कि वेद के कितने अंग हैं? तो वेद के 6 अंग हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, इस तरह से 6 अंग हैं वेद के। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? तो पुराणों में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता जो हैं लोमहर्ष और उसका एक पुत्र है उग्रश्रवा, वो हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? तो राजाओं की वंशावली 5 पुराणों में पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कितने पुराणों में पाई जाती है? तो 5 पुराणों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि विष्णु पुराण में किस राजाओं का वर्णन किया गया है? तो मौर्य वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि मत्स्य पुराण में किस राजाओं का वर्णन किया गया है? तो आंध्र सातवाहन वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि वायु पुराण में किस राजाओं का वर्णन किया गया है? तो गुप्त वंश के राजाओं का वर्णन देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक पुराण जो है मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर 62 है किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जावलोपनिषद में मिलता है देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति किसे मानी जाती है? तो वह है मनुस्मृति को मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है? तो यह गुप्त युग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? तो यह हो जाएगा शुंग काल का। क्वेश्चन नंबर 66 है किसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है? तो ये हो जाएगा आपका जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। क्वेश्चन नंबर 68 है कि महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन किसमें किया गया है? तो वह हो जाएगा हमारा कथावस्तु में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि किस ग्रंथ में महावीर के जीवन के संबंधों का विवरण मिलता है? तो भगवती सूत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 73 है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में किसके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्यकालीन इतिहास की। क्वेश्चन नंबर 76 है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो कलहन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 77 है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। राजतरंगिणी का संबंध किसके इतिहास से है? तो कश्मीर के इतिहास से है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप लोग देखते जाइए सिर्फ, और पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें सुरक्षित है? तो इसे जो है चचनामा में सुरक्षित है। चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद हैं चचनामा के लेखक। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं महर्षि पाणिनि। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूरा पढ़ लीजिएगा लूसेंट तो आप लोगों का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। और इसी तरह से हम सीरीज वाइज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो है आपका लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा। और गारंटी देते हैं कि 10 दिन के अंतर्गत हम पूरा लूसेंट कंप्लीट कर देंगे और आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो जो है यह हमारा हो जाएगा अष्टाध्यायी। मौर्यकालीन मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी किसमें देखने को मिलती है?
तो पर्णीकृत अष्टाध्यायी में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 की गार्गी संहिता किसने लिखा है? तो गार्गी संहिता जो है कात्यायन ने लिखा है। गार्गी संहिता किस पर आधारित एक ग्रंथ है? तो ज्योतिष पर आधारित एक ग्रंथ है, लेकिन थोड़ा और चीज भी इसमें वर्णन किया गया है। गार्गी संहिता में किसके आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो गार्गी संहिता यवन के आक्रमणों का वर्णन मिलता है। तो आप देख रहे हैं यवन के आक्रमणों का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखिए, पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि जो हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो महाभाष्य की रचना की है। अगला प्रश्न है कि टेसियस कौन था? तो टेसियस जो है ईरान का राज्य वैद्य था। क्वेश्चन नंबर 91 है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिका के लेखक जो हैं वो हमारा हेरोडोटस हैं। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी किसमें देखने को मिलती है? तो इंडिका में देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि डायमेकस कौन था? तो डायमेकस जो है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 99 है कि डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था यह। अगला प्रश्न है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो टॉलमी। इस तरह से मैंने जो है आप लोगों के लिए 100 प्रश्न जो है आज लूसेंट का कवर किया। इसी तरह से आगे भी आपको हम देखने देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आज हम लोग लूसेंट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर आप लोग देख ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लिनी। अगला प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक कब लिखा गया? तो ये लिखा गया था 2वीं शताब्दी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है कि फाहियान कौन था? तो फाहियान जो है चीनी यात्री था। तो इसका सही आंसर आप लोग देख रहे हैं। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि फाहियान ने किसका वर्णन किया है? तो फाहियान ने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है अपने पुस्तक में। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो यह 14 वर्षों तक रहा था। अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग कौन था? तो यह एक चीनी यात्री था। अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग चीन से भारतवर्ष के लिए कब प्रस्थान किया? तो इसका सही आंसर है 629 ईस्वी में। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो यह 15 वर्षों तक रहा था यहाँ पर। इस तरह का प्रश्न आप लोगों को प्रतिदिन मिलेगा। आप लोग पूरा लूसेंट हम कंप्लीट कर देंगे, आप लोग देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ह्वेनसांग चीन कब लौट गया? तो 645 में जो है ईस्वी में जो है यह जो है चीन लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग आया था। ठीक है, तो ह्वेनसांग से बहुत सारा प्रश्न हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि सीयू की किनकी रचना है, यानी सीयू की किनकी रचना है? तो ये भी ह्वेनसांग की रचना है। सीयू की में कितने देश का विवरण मिलता है? तो 138 देश का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किसने किया है? यानी कहने का सेंस है कि हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किसने किया है? तो ह्वेनसांग ने किया था, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ये थे आचार्य शीलभद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि इत्सिंग भारत कब आया था? तो यह जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि इत्सिंग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है? तो इन्होंने जो है नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबर्नी कौन था? तो यह एक अरबी यात्री था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अलबर्नी। क्वेश्चन नंबर 22 है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना किसने की? इसका अर्थ होता है भारत की खोज। तो इसकी रचना जो है अलबरूनी ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि इब्न बतूता की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है रहला, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता भारत कब आया था? तो यह जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता द्वारा लिखित रहला पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अरबी भाषा में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या दिया है कि तारानाथ कौन थे? तो तारानाथ जो है एक तिब्बती लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्को पोलो भारत कब आया था? तो 13वीं शताब्दी के अंत में मार्को पोलो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है भीतरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो एरन अभिलेख, जो कि है शासक भानुगुप्त से। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास किसके आधार पर लिखा गया? तो अभिलेखों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर देख लीजिए मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि साहित्य में आहत सिक्के को क्या कहा गया है? तो साहित्य में आहत सिक्के को कथार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया? तो यवन शासकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि समुद्रगुप्त किस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही आंसर होगा वीणा। क्योंकि सिक्कों में इस चीज का वर्णन करते हैं समुद्रगुप्त, तो इसीलिए वहां पर ये शो किया गया है, इसलिए ऐसा माना गया है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है कलिंग राजा खारवेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह हो जाएगा गौतमी बलश्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 की ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो प्रतिहार नरेश भोज से। ये लूसेंट से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा लूसेंट का जो है मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि है मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि देवपारा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह है बंगाल शासक विजयसेन से। क्वेश्चन नंबर 50 है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? तो नागर शैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? तो द्राविड़ शैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि नागर शैली और द्राविड़ शैली के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो वेसर शैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? तो पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया उसे क्या कहा गया? तो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो उस काल को क्या कहा जाता है? उस काल को इतिहास कहा जाता है, ऐतिहासिक काल। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? तो 30 या 40,000 वर्ष पूर्व लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका आधार था शिकार करना। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन नंबर 59 है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में हुई। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। क्वेश्चन नंबर 62 है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था।
क्वेश्चन नंबर 63 है कि मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 64 है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 66 है मनुष्य द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन था? तो गेहूं एवं जौ। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। क्वेश्चन नंबर 68 है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कोल्डिवा का संबंध किससे है? तो कोल्डिवा का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। क्वेश्चन नंबर 70 है किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? तो पल्लावरम नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? तो स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज कब की? तो 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 76 है कि ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो उसका नाम है इनाम गांव। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिला है? तो आंसर हो जाएगा इसका जीवाश्म का। क्वेश्चन नंबर 78 है कि प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा घाटी में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? तो भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी रिजले ने। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किस प्रकार का है? तो यह त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज कब की? तो इसकी खोज की थी 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो आदि ऐतिहासिक युग अथवा कांस्य युग के अंतर्गत रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 87 है कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की? तो सर जॉन मार्शल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा कब की थी? 1924 में की थी। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सिंधु सभ्यता या सैंधा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 90 है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो ये आंसर हो जाएगा इसका गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 91 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो है मोहनजोदड़ो। राखी गढ़ी कहाँ अवस्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में यह अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी सूरजभान ने। क्वेश्चन नंबर 95 है कि राखी गढ़ी की खोज कब की गई थी? तो 1963 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96 है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था तो कौन था? तो लोथल एवं सुतकोतदा, ये दो प्रमुख बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 97 है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसकी सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 99 है अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 100 है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। इस तरह से मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट पार्ट में फिर 100 क्वेश्चन कराएंगे हम लोग करेंगे और आपको करवाएंगे भी। और इस तरह से पूरा लूसेंट बुक हम कंप्लीट करके आप लोगों के सामने में रख देंगे। और यदि आप इसको पूरा तरह से पढ़ लीजिएगा तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। लूसेंट का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि कहाँ से एक नर्तकी की कांस्य से मूर्ति भी मिली है? तो इसका सही आंसर आप देख ही रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से मिली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल एवं चन्हू से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाव चित्रात्मक लिपि किस ओर लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है दाएं से बाएं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है सिंधु नदी के किनारे। चन्हूदरो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है सिंधु नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है घग्घर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटदीजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह है सिंधु नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगपुर जो है यह मादर नदी के किनारे अवस्थित है। रोपर किस नदी के किनारे है? तो यह है सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो यह जो है भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो यह है हिंडन नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधववासी किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया है कि कहां पर शवों को दफनाने की प्रथा थी? तो ये हड़प्पा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहां पर शवों को जलाने की प्रथा थी? तो मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो इसका कारण था बाढ़। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया है कि वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है? तो इसका समय है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या दिया है कि मैक्स मुलर ने आर्य का मूल निवास कहाँ माना है? तो मध्य एशिया को इन्होंने माना है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा गया? तो वैदिक सभ्यता कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि वैदिक सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा गया? तो ग्रामीण सभ्यता कहा गया। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो भाषा समूह को यह इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटा हुआ था? तो 5 भागों में बटा हुआ था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या दिया है कि गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो विश्वपति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जन के शासक को क्या कहा जाता था? तो राजन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 है राज्य अधिकारियों में सबसे प्रमुख कौन थे? तो पुरोहित एवं सेनानी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो वह है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाजपति किसे कहा जाता था? तो गोचर भूमि के अधिकारी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन सी संस्था राजा को सलाह देने वाली संस्था थी? तो सभा एवं समिति। सभा एवं समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? तो जो है राजा करता था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या दिया है कि दशराज युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो यह जो है सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। दशराज युद्ध में कौन विजयी रहा? तो सुदास विजयी रहा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 108।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चतुर्वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्वेश्चन नंबर 51 है कि आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार या कुल कहा जाता था। कुल अब किसे कहा जाता था? तो परिवार के मुखिया को यानी कि पिता को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 है किस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था? तो ऋग्वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि किसने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी? तो गार्गी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस, यह वनस्पति का बना होता था। क्वेश्चन नंबर 59 है कि आर्य मुख्यतः कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? तो 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है? तो महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। क्वेश्चन नंबर 62 है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो इसका प्रिय पशु था घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? तो ये था इंद्र। क्वेश्चन नंबर 64 है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो वह था लोहा, जिसको श्याम अयस्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? तो पनी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 66 है कि लेन देन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता था? तो लेन देन के लिए जो प्रणाली का उपयोग किया जाता था वह था वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये लूसेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है मेरे द्वारा। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है इस तरह का वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेट मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या दिया है कि ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वेकनॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे? तो प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 69 है कि विष्णु के 3 पदों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है लिया गया है मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है? तो जो है यह सावित्री देवता को संबोधित है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि महाकाव्य कितने हैं? तो 2 महाकाव्य हैं, महाभारत एवं रामायण। क्वेश्चन नंबर 74 है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम जो है वह है जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 75 है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो वह है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 76 है कि गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 77 है कि वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? तो बदरायन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? तो 16 जनपदों में। क्वेश्चन नंबर 79 है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलती है? तो वह है अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वे थे ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 81 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वे थे पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 82 है कि पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ जो है आश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने कितने वर्षों की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा? तो 30 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो वे थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 85 है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 87 है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो ये नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 88 है महावीर स्वामी के पिता किस कुल के सरदार थे? तो इसका आंसर है ज्ञात्रिक कुल के। क्वेश्चन नंबर 89 है महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो वो था त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 90 है महावीर स्वामी की माता किसकी बहन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की। क्वेश्चन नंबर 91 है महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो था यशोदा। क्वेश्चन नंबर 92 है महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो इनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 94 है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 95 है महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? तो इनका नाम था नंदी वर्धन। क्वेश्चन नंबर 96 है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो
तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 97 है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत, जिसका मतलब हुआ अर्धमागधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 98 है कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ यानी बंधनहीन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 99 है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल, जो कि उनके दामाद थे, यानी अनुजा प्रियदर्शना के पति। क्वेश्चन नंबर 100 है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। इस तरह से मैंने आपको 100 प्रश्न करवाया जीके का, और यह सीरीज लगातार जारी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले जो है पार्ट में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। लूसेंट जीके का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर आप देख ही रहे हैं, इसका सही आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो ये थी चंदना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि कितने तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो 2 तीर्थंकरों का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है, जो कि है ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैन धर्म कितने संप्रदाय में बटा था? तो ये 2 संप्रदाय में बटा था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है कि अस्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाएं? तो अस्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाएं। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाएं? तो दिगंबर कहलाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? तो वल्लभी गुजरात में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम जैन संगति कब हुई थी? तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थूल भद्र थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्वितीय जैन संगति कब हुई थी? तो यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब 6ठी शताब्दी में हुई थी। द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं? तो जैन धर्म के 3 रत्न हैं, यानी त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर किसमें विश्वास करते थे? तो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो सांख्य दर्शन से। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो चंदेल शासकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो है मौर्योत्तर युग में जैन धर्मों का प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कौन था? तो मथुरा। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? तो कल्पसूत्र में है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईस्वी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? तो ये थे शाक्य गण के मुखिया। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम था माया देवी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने, जो कि उनकी सौतेली माँ थी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो इसके पुत्र का नाम था राहुल। क्वेश्चन नंबर 38 है सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में इसने गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो बौद्ध के गृह त्याग को। क्वेश्चन नंबर 40 है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? तो रुद्रक राम पुत्र से। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अलार कलाम ने बुद्ध को किस प्रकार की शिक्षा दी? तो सांख्य दर्शन की। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अलार कलाम ने बुद्ध को कहाँ शिक्षा दी? तो वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने रुद्रक रामपुत्र से कहाँ शिक्षा
ग्रहण की? तो राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या किया था? तो 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई? तो इसका सही आंसर देख रहे हैं 35 वर्ष की आयु में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो वैशाख की पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना फल्गु नदी के किनारे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे। इसका सही आंसर देख लीजिए आप लोग। तो पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेशों को। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि महात्मा बुद्ध के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो ये थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है बुद्ध की मृत्यु को। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो त्रिपिटक से। क्वेश्चन नंबर 63 है कि त्रिपिटक कौन कौन से थे? तो ये थे विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 64 है कि तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? तो पाली। क्वेश्चन नंबर 65 है कि बौद्ध धर्म मूलतः क्या है? तो यह है अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? तो आत्मा की परिकल्पना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो पुनर्जन्म की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा है? तो तृष्णा के छिन्न हो जाने की अवस्था को। बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा है? तो तृष्णा के छिन्न हो जाने की अवस्था को कहा है। ये मैंने आपको बताया। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया था? तो उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 72 है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? तो त्रिरत्न, बुद्ध, धर्म एवं संघ। क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 78 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे सवाकामी। क्वेश्चन नंबर 81 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था? तो कालाशोक का। क्वेश्चन नंबर 82 है कि तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था 255 ईस्वी पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 84 है कि तृतीय बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था? तो यह था अशोक का। क्वेश्चन नंबर 85 है कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस। क्वेश्चन नंबर 86 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया? तो कुंडलवन में। क्वेश्चन नंबर 88 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था? तो कनिष्क का। क्वेश्चन नंबर 90 है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो यह हो गया था 2, हीनयान एवं महायान। क्वेश्चन नंबर 91 है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया था बौद्ध धर्म के द्वारा। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार क्या है? तो वैशाख पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य का उपदेश दिया? तो ये इन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। आज हम लोग लूसेंट का पार्ट
5 पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप देख रहे हैं कि शैव। शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है, तो शैव धर्म कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य का अवशेष कहाँ से मिला है। तो इसका अवशेष मिला है हड़प्पा संस्कृति से। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है, तो रुद्र। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो इसका स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, तो वामन पुराण में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा संप्रदाय शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, तो पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है, तो पंचार्थिक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, तो इनके इष्ट देव थे भैरव। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था, तो दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसको मतलब जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजराजेश्वर शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, तो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो तंजौर में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है, तो यह है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था, तो 1979 में। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उपनिषदों से। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ, तो भागवत धर्म से। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है, तो भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो 6। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में अवस्थित है। अंकोर वाट का मंदिर किस राजा ने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंकोर वाट का मंदिर कब बनवाया गया, तो यह बनवाया गया था 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंकोर वाट के मंदिर में भगवान विष्णु की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है, तो 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था, तो यह नाम था अमीना। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हजरत मोहम्मद साहब की शादी कब हुई थी, तो इनकी शादी हुई थी 25 वर्ष की अवस्था में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था, तो फातिमा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हजरत मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था, इनके दामाद का नाम था अली। इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो कुरान। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कुरान किस भाषा में संप्रेषित है, तो यह है अरबी भाषा में। कुरान में अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 114। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कुरान में कुल पद्य की संख्या कितनी है, तो इस पद्य की संख्या है 6360। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, तो 8 जून 632 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया, तो मदीना में। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं, तो खलीफा। क्वेश्चन नंबर 48 है इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब तक रहा, तो यह रहा 1924 ईस्वी तक। खलीफा पद को समाप्त किसने किया, तो तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ, तो यह हुआ अरबों के जरिए। भारत में अरबों का आगमन कब हुआ, तो 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो बाइबल। क्वेश्चन नंबर 54 है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूशलेम के निकट बैथलहम में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 56 है कि ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? तो ईसा मसीह के माता का नाम था मैरी। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? तो नाम था जोसेफ। क्वेश्चन नंबर 58 है, ईसा मसीह ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष किस रूप में बताया? तो इन्होंने बताया था बढ़ई के रूप में। ईसा मसीह के प्रथम कितने शिष्य हुए? तो 2, एंड्रयूज एवं पीटर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? तो सूली पर चढ़ाया था रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो 33 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62 है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो पवित्र चिन्ह है क्रॉस। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथ्रस्ट, जो ईरानी थे। क्वेश्चन नंबर 64, पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? तो यह है जेंदा अवस्था में। पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो अग्नि पूजक। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे बृहद्रथ। मगध की सबसे प्राचीनतम राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रिज राजगृह। क्वेश्चन नंबर 68 है, जरासंध किसका पुत्र था? तो जरासंध पुत्र था बृहद्रथ का। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 70 है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो यह बैठा 544 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार किसका अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे पहले बल किसने दिया था? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया? तो ब्रह्मदत्त को। क्वेश्चन नंबर 74 है, बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक लगभग। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राज्य वैदिक को भेजा था? तो जीवक को। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? तो इन्होंने विस्तार किया था वैवाहिक संबंध द्वारा। बिंबिसार की हत्या किसने की? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 78 है, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 493 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक। क्वेश्चन नंबर 80 है, अजातशत्रु प्रारंभ में किसका अनुयायी था? तो यह था जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 81 है, अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो 32 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 82 है, उदयन किसका पुत्र था? तो उदयन था अजातशत्रु का पुत्र। अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो उसके पुत्र उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो यह बैठा था 461 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 85 है कि पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। उदयन किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 87 है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका अंतिम राजा था उदयन का पुत्र नागदशक। शिशुनाग कौन था? तो नागदशक का अमात्य। क्वेश्चन नंबर 89 है, शिशुनाग ने किसे अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो नागदशक को। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो वैशाली में। पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 91 है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी था कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः कहाँ स्थापित की? तो पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 94 है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 95 है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 96 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। क्वेश्चन नंबर 97 है, घनानंद किसके समकालीन था? तो घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 98 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 100 है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में। इस तरह से मैंने आपको पार्ट 5 में 100 क्वेश्चन लूसेंट से करवाया। अब इसी प्रकार पार्ट 6 चलेगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इस तरह का कंटिन्यूटी बना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू। लोग जीके का पार्ट 5 करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना? तो 359 ईसा पूर्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया? तो 326 ईसा पूर्व में जो है किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर भारत से कब लौटा? तो स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में लौटा था वह। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था? तो वह है व्यास नदी।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 325 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी? तो 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था इनका मृत्यु। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो इनका जल सेनापति था निर्याकस। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो नाम था बऊ केफला। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 16 है घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की? तो चाणक्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इनका प्रधानमंत्री था चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में। यहाँ पर उन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो 305 ईसा पूर्व में हराया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी? तो इनकी पुत्री का नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली? तो भद्रबाहु से। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था? तो प्लूटार्क के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 298 ईसा पूर्व में बैठा था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह था आजीवक संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अशोक सर्वप्रथम किसका अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो भद्रासार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसैन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो इनका उत्तराधिकारी था अशोक। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था शुभाद्रंगी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अशोक के शिलालेख में कितने लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो 4, ब्राह्मही, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 51 है कि खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पाकिस्तान से, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। भारत में अशोक के किस प्रकार के अभिलेख मिले हैं? तो ब्राह्मणी लिपि के। क्वेश्चन नंबर 53 है कि खरोष्ठी लिपि किस ओर लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है दाएं से बाएं ओर। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो यह 1750 में की गई थी। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो पाद्रेटी फैनथेलर ने। क्वेश्चन नंबर 57 है अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। भारत में अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मणी लिपि में।
क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। क्वेश्चन नंबर 62 है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 63 है अशोक का पहला शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है? तो पशु बलि की निंदा का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो मनुष्य एवं पशु के चिकित्सा व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अशोक के तीसरे शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो कुछ धार्मिक नियमों का। क्वेश्चन नंबर 66 है अशोक के चौथे शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो धम्म घोष की घोषणा का। क्वेश्चन नंबर 67 है अशोक के 5वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में। क्वेश्चन नंबर 68 है अशोक के 6वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अशोक के 7वें एवं 8वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो तीर्थ यात्राओं का। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अशोक के 9वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का। क्वेश्चन नंबर 71 है कि अशोक के 10वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे, यही वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अशोक के 11वें शिलालेख में किसकी व्याख्या की गई है? तो धम्म की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अशोक के 12वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो 12वें शिलालेख में जो है स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सही प्रकार के विचारों के सम्मान की बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि अशोक के 13वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अशोक के 14वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि प्रयाग स्तंभ लेख सबसे पहले कहाँ अवस्थित था? तो यह अवस्थित था कौशाम्बी में। प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने कहाँ स्थापित किया? तो इलाहाबाद के किले में। क्वेश्चन नंबर 77 है कि रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है चंपारण बिहार में। क्वेश्चन नंबर 78 है कि रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? तो कारल यल ने 1872 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 79 है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रुम्मी देई। क्वेश्चन नंबर 80 है अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है? तो सारेकुना कंदहार अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो महामात्र कहा जाता था। महामात्र की संख्या कितनी थी? तो 18। क्वेश्चन नंबर 83 है कि अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है? तो चर कहा गया है जासूस को। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 5। क्वेश्चन नंबर 85 है कि प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था? तो कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो ग्रामिक कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्रशंसकों में सबसे छोटा क्या था? यानी कि प्रशासनों में मतलब जो है छोटा सबसे क्या था? तो वह था गोप। गोप कितने ग्रामों का शासन संभालता था? तो 10 ग्रामों का। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का एक मंडल करता था? तो 30 सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 30 सदस्यों का मंडल कितने समितियों में विभाजित था? तो 6 समितियों में। क्वेश्चन नंबर 93 है कि प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिक्री कर के रूप में कितना भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण का अधिकारी कौन होता था? तो वह है एग्रोनोमाई। क्वेश्चन नंबर 96 है कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग कितने अश्वारोही सैनिक थे? तो लगभग 50,000। क्वेश्चन नंबर 97 है कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था नायक। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? तो सेनापति। क्वेश्चन नंबर 99 है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो संस्था। इस तरह से मैंने आप लोगों को 100 जीके करवाया इस पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। लूसेंट जीके का पार्ट 7 करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो आज का ऑप्शन आप देख रहे हैं कि उससे संचार कहा जाता था। अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो अशोक के समय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता भूमि। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में। अगला है तो कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? तो 137 वर्षों तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो जो है मौर्य वंश में 10 राजा हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था वृहद्रथ।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि वृद्धरथ की हत्या किसने की थी? तो वृद्धरथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। वृद्धरथ का सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या कब की थी? तो इसकी हत्या की गई थी 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो मगध की गद्दी पर बैठा 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली किस जाति का था? तो वह था ब्राह्मण जाति का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो जो है इसका सही आंसर है विदिशा में। अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? तो वासुदेव ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कि वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर किस वंश की नींव डाली? तो कण्व वंश की। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो सुशर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो सातवाहन शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा एवं लिपि क्या थी? तो भाषा प्राकृत थी एवं लिपि ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अशोक की मृत्यु उपरांत प्रथम शताब्दी में किस राजवंश का उदय हुआ? तो चेदी राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका प्रतापी राजा था खारवेल। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था यह। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 190 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे अत्यधिक विख्यात शासक कौन था? तो मिनांडर 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो नागसेन यानी नागार्जुन से। नागसेन को नागार्जुन भी कहा जाता है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में है? तो मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने। बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है यह। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हिंद यूनानियों के बाद भारत कौन आए? तो हिंद यूनानियों के बाद जो है भारत में शक आए। मूलतः शक कहाँ के निवासी थे? तो ये थे मध्य एशिया के। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। क्वेश्चन नंबर 33 है विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? तो पहला हिंद यूनानी, दूसरा शक, तीसरा पल्लव और चौथा कुषाण था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका प्रतापी राजा था कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 37 है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों का द्वितीय राजधानी कहाँ था? तो यह था मथुरा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह अनुयायी था महायान संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 40 है किस शासक ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में किस सिक्के को जारी किया था? तो तांबे के सिक्के को। क्वेश्चन नंबर 42 है कनिष्क का राज्यवेद कौन था? तो कनिष्क का राज्यवेद था आयुर्वेद का विद्वान चरक। चरक संहिता की रचना किसने की है? तो चरक ने। क्वेश्चन नंबर 44 है कि महाविवाद सूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं वसुमित्र। महाविवाद सूत्र को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? तो विश्वकोश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो जो है वह माध्यमिक सूत्र है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो नागार्जुन ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है नागार्जुन किसके दरबार का विभूति था? तो नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार का विभूति था। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो 102 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 53 है गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो है वह है कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 54 है रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। ठीक है, आप देख रहे हैं चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि संगम साहित्य में कितने राज्यों का विवरण प्राप्त होता है? तो 3 राज्यों का विवरण प्राप्त होता है जो कि है चेर और पांड्य। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है 3 राज्यों का विवरण प्राप्त होता है। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य किसका था? तो चोलों का। क्वेश्चन नंबर है 59 कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। 240 से लेकर 280 ईस्वी इसका समय पीरियड रहा। 60वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो घटोत्कच, जिनका टाइम पीरियड रहा 280 से 320 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराज धीराज की उपाधि धारण किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 319 से 320 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कविराज किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण
करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वह था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो यह था विष्णु का उपासक। क्वेश्चन नंबर 69 है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो इनका दरबारी कवि था हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो हरिसेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 71 है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इनका उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इनका उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो वह है महायान शाखा से। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह है विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 79 है विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र किस काल में लिखा गया? तो यह लिखा गया था गुप्त काल में। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को किसने बताया? तो आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 82 है कि वराहमिहिर कौन सी पुस्तक मतलब वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बृहद संहिता लिखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 83 है कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? इनकी शास्त्रीय भाषा थी शासकीय भाषा संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? तो प्रभाकर वर्धन। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वैनसॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वैनसॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो वैनसॉन्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना किसने की? तो ये बाणभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 93 है किसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? तो हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 94 है हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मथुरा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, जिसका टाइम पीरियड रहा 575 से 600 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 96 है कृता अर्जुनियम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारवी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे ये। क्वेश्चन नंबर 98 है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ अपराजिता वर्मन, जो कि 880 से लेकर 903 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो ये किया था महेंद्र वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 100 है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब इसी चीज को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगला आपको मतलब जो है 100 क्वेश्चन फिर आपको करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और इस तरह से हम वीडियो को जारी रखेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम लोग लूसेंट का पार्ट 8 करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि दक्षिण भारत में पल्लव वंश के बाद किस शासक का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है चोल वंश का। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था विजयालय 850 से 887 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो 6 प्रांतों में। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग 752 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। मिताक्षरा के लेखक कौन हैं? तो विज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। 750 ईस्वी में जो है इन्होंने स्थापना किया था पाल वंश का। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो गोपाल था बौद्ध धर्म का अनुयायी। क्वेश्चन नंबर 14 है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 16 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच हुआ? तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो मिहिर भोज। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 22 है कि चंद्रवरदाई कौन था? तो चंद्रवरदाई था पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्रवरदाई ने। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में।
तराइन के द्वितीय युद्ध में किनकी जीत हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो राजा भोज। क्वेश्चन नंबर 30 है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1518 ईस्वी में। खतौली का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 32 है कि महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो यह था सुबुक्तगीन का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 33 है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, आप लोग देखते जाइए। अगला प्रश्न देखिए कि क्वेश्चन नंबर 37 है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था गौरी एवं जयचंद के बीच। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो अस्कंद था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1206 में। क्वेश्चन नंबर 43 है गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 45 है कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो इसको ध्वस्त किया था ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने। ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह। थोड़े दिन के लिए शासक रहा, उसके बाद फिर इसको हटा दिया गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1211 में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी लाहौर। किसने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया? तो इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था? तो इसका मतलब जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? तो इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 51 है कि इक्ता प्रणाली किसने चलाई? तो इक्ता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 53 है कि इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान का पद कब स्वीकृत किया? तो 1229 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो अप्रैल 1236 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो यह बैठा था उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री थी यह। रजिया सुल्तान की हत्या कब कर दी गई? तो इसकी हत्या कर दी गई 13 अक्टूबर 1240। इन्होंने 4 साल तक ही शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? तो रजिया की शादी हुई थी मलिक अल्तुनिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 59 है कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो यह बैठा था 1266 में। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो यह था गयासुद्दीन बलबन। नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 64 है कि लोह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? तो बलबन ने। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 66 है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। किसने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। क्वेश्चन नंबर 68 है कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 13 जून 1290 को। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो यह बना 22 अक्टूबर 1296 को। अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था? तो अली तथा गुरसास्प। क्वेश्चन नंबर 72 है किसने सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना की नींव रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने।
क्वेश्चन नंबर 74 है, किसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को। क्वेश्चन नंबर 76 है कि जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयाउद्दीन बर्नी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर कौन कौन से थे? तो चराई कर एवं गढ़ी कर। क्वेश्चन नंबर 80 है, अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो यह बैठा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 84 है कि तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने स्थापित किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1320 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित और विद्वान व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 88 है कि किस शासक को सनकी या पागल शासक के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नवीन विभाग की स्थापना की? तो अमीर एक को ही। क्वेश्चन नंबर 90 है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। और देवगिरी का नाम रखा दौलताबाद, मतलब देवगिरी से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार के सिक्के चलाए? तांबे और पीतल के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 92 है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो यह यात्री था अफ्रीका का, मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 94 है कि इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे गाजी भी नियुक्त किया था, काजी सॉरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 96 है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया? 1336 में। वैसे ये 5 भाई थे। क्वेश्चन नंबर 98 है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो यह था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो सितंबर 1388 को। क्वेश्चन नंबर 100 है कि दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था फिरोज तुगलक ने। इस तरह से मैंने आपको 100 क्वेश्चन आज के वीडियो में बताने का प्रयास किया। अब आगे फिर 100 क्वेश्चन आप लोगों को अगले सीरीज में मिलेगा देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। जीके का पार्ट 9 करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। दूसरा क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने दिल्ली में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो इसने किया था 1398 ईस्वी में। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे खिज खां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि खिज खां कौन था? तो खिज खां थे तैमूर लंग का सेनापति। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खिज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो खिज खां की मृत्यु हुई थी 20 मई 1421 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारिक ए मुबारक शाही में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो सैयद वंश के विषय में। अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? तो 37 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो यह बैठा था 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बहलोल लोदी को। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बहलोल लोदी के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो उसका पुत्र निजाम खान, जो कि बैठा था 17 जुलाई 1489 ईस्वी को। किसने मुसलमान को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। सिकंदर लोदी की मृत्यु उपरांत दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो उसका पुत्र इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया? तो यह दिया था पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ की थी? मतलब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी हम्पी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निकोलो कॉन्टी कहाँ का यात्री था? तो यह था इटली का। निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यह था देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि तुलु वंश का महान शासक कौन था? तो यह था कृष्णदेव राय। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तो बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बाबरनामा में बाबर ने किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था? तो डोमिगोस पायस। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जम्बावती कल्याणम की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है कि तेनालीराम रामकृष्ण किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1529 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था सदाशिव। क्वेश्चन नंबर 36 है कि खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1527 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि खनवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था राणा संगा एवं बाबर के बीच। खनवा के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो बाबर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो यह रहा था अकबर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है रामानंद को। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था बाबर। क्वेश्चन नंबर आगे 45 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या दिया है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो फरवरी 1483 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था फरगना में। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो यह बैठा था 8 जून 1494 ईस्वी को। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की? तो 1507 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो यह इसने 5 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का। तो यानी कि तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? तो उस्ताद अली एवं मुस्तफा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? जिसने प्राप्त किया था ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से। कलंदर की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 56 है कि बाबर ने किस युद्ध में राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी की। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 59 है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका इनका शासनकाल रहा 1526 से लेकर 1530 तक। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के आराम बाग में। क्वेश्चन नंबर 62 है कि बाद में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो काबुल में। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तो तुर्की। क्वेश्चन नंबर 64 है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। क्वेश्चन नंबर 66 है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इनका उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 67 है हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 68 है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 को। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच। क्वेश्चन नंबर 70 है कि चौसा के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो शेर खां। क्वेश्चन नंबर 71 है कि चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो शेरशाह की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 72 है कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 17 मई 1540 को। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। क्वेश्चन नंबर 74 है कि इस युद्ध में किनकी जीत हुई थी? तो इस युद्ध में जीत हुई थी शेरशाह की। क्वेश्चन नंबर 75 है कि हुमायूं ने कितने वर्षों तक घुमक्करों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया? तो 15 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 76 है कि हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर की मां का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 78 है कि हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो यह बैठा था 1555 ईस्वी में। हुमायूं द्वारा लड़े 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो पहला है देवरा जो कि 1531 में हुआ था, चौथा 1539, बिलग्राम 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। क्वेश्चन नंबर 80 है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 82 है कि हुमायूं किस पर विश्वास करता था? तो हुमायूं जो है ज्योतिष पर विश्वास करता था। क्वेश्चन नंबर 83 है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 84 है कि शेरशाह सूरी किस वंश का शासक था? तो यह शासक था अफगान वंश का। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 86 है कि शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान। क्वेश्चन नंबर 88 है कि शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था फरीद खां। शेरशाह किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद। क्वेश्चन नंबर
90 है कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी, तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी 1540 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 92 है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र इस्लाम शाह। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया, तो शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 94 है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया, तो इसकी मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाया था। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, तो ये थे शेरशाह सूरी के। क्वेश्चन नंबर 97 है कि सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो इनका शासनकाल रहा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो जलाल। क्वेश्चन नंबर 100 है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन आज के सीरीज में कराया। अब नेक्स्ट सीरीज में आपको फिर 100 क्वेश्चन कराएंगे लूसेंट